3 मई 1913, द गैजेट ऑफ इंडिया, लेटर नंबर 550. Whereas the tribes known as Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumis, Khadiyas, Ghasis, Gonds, Kans, Kodwas, Kudmis, Malesuryas and Pans dwelling in the province of Bihar and Odisha have customary rules of succession and inheritance. यहाँ पहले ही वाक्य में ट्राइब्स कहा गया, अर्थात जनजाति, और जनजाति वही होते हैं जो प्राचीन काल से निवास करते आ रहा है। और इन 13 में से सिर्फ कुर्मी को ही एसटी कैटेगरी से बाहर करने का ये तो सीधा षड्यंत्र है। तो चालाकी के साथ, एक साजिश के साथ इनको सूची से इसलिए बाहर किया गया था ताकि जमीनों को अधिग्रहण करने में आसानी होगी। इस वीडियो में हम कुर्मी समाज द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले सबूत 3 मई 1913 के पत्र का विश्लेषण करेंगे एवं पत्र के लिखने के पीछे की कहानी भी समझेंगे। तो चलिए विस्तार से समझते हैं। अंग्रेज भारत के जंगल, जमीन एवं खनिज संपदा को और ज़्यादा हड़पने के लिए 1865 में एक कानून बनाता है जिसका नाम है कि इंडियन सक्सेशन एक्ट, जिसमें वे भारतीय लोगों के उत्तराधिकार संबंधित एक नियम बनाते हैं। मतलब कि किसी भारतीय के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। इसमें सभी धर्मों के अलग अलग नियम बनाए जाते हैं, जिसमें हिंदू धर्म में 2 मुख्य नियम बनाते हैं। टेस्टामेंटरी सक्सेशन, मतलब यह अगर कोई इंसान मरने से पहले वसीयत लिख देता है जिससे कि जब इस दुनिया में वो नहीं रहेगा तो उसकी संपत्ति किसे मिलेगी। दूसरा, जब वसीयत ना लिखा हो तो अगर वो इंसान वसीयत ना लिखे तो उसकी संपत्ति सबसे पहले उसकी पत्नी को मिलेगी। अगर पत्नी भी मृत्यु हो चुकी है तो उनके बच्चों को मिलेगी। अगर उनके बच्चों की भी मृत्यु हो चुकी है तो उनके पोते को मिलेगी। अगर उनके पोते भी नहीं है, मतलब शादी ही नहीं किया, तो उनके भाई बहन को मिलेगा। इस नियम को लागू करने के बाद अंग्रेजों को आदिवासियों ने बहुत परेशान किया, क्योंकि आदिवासियों में संपत्ति के अधिकारों के अलग नियम थे। इसीलिए फिर अंग्रेजों ने 1885 में उस समय के सबसे प्रचलित, सबसे फेमस एथनोग्राफी एक्सपर्ट H.H. रिजले को भारत की अलग अलग प्रांतों की एथनोग्राफिक सर्वे के लिए नियुक्त करता है। 5-6 सालों के शोध एवं अनुसंधान के बाद 1891 में H.H. रिजले, जिसे हम फादर ऑफ एथनोग्राफी के रूप में भी जानते हैं, 1891 में ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल किताब छपवाते हैं, जिसमें वो सभी जनजातियों एवं जातियों की वर्णना करते हैं जो कि बंगाल प्रोविंस में रहते हैं। पेज 4 पैरा 16 में वो लिखते हैं कि द कुर्मीज ऑफ हजारीबाग एज सीम टू बी टेस्टिफाइड बाय देयर फिजियोग्नोमी आर नॉट द आर्यन कुर्मीज ऑफ बिहार। बिहार के आर्यन कुर्मी और हजारीबाग कुर्मी में काफ़ी अंतर है, दोनों है ही नहीं एक। दे माच रिजेंबल द संथाल्स। हजारीबाग के कुर्मी यहाँ के संथालों से मिलते जुलते हैं। इन मेनी केसेस भी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश, और बहुत सारे केसेस में तो अंतर कर पाना भी नामुमकिन है, असंभव है। वहीं पेज 13 पैरा 40 में वो लिखते हैं कि ये कुछ जनजातियाँ हैं, एबोरिजिनल जनजातियाँ हैं जो कि अभी भी हिंदुआइज नहीं हुए हैं, जिसमें कुर्मी, मुरास, भूमि, संथाल्स, राजवाड़स और भूयास को रखते हैं वो। पेज 13 पैरा 41 में वो फिर से लिखते हैं कि देयर इज ए डिस्टिंक्शन बिटवीन द कुर्मीज ऑफ छोटनागपुर एंड द कुर्मीज ऑफ बिहार। बिहार के कुर्मी और छोटनागपुर के कुर्मी में अंतर है। छोटनागपुर के कुर्मी द्राविडियन स्टॉक के हैं, और एक खास चीज़ वो बताते हैं कि ब्राह्मण जो है वो छोटनागपुर के कुर्मी के हाथों से पानी नहीं पीता है, जबकि वो बिहार के आर्यन कुर्मी के हाथों का पानी पीता है। और वो इन 13 जनजातियों को एबोरिजिनल बताते हैं, क्योंकि इन सभी के पास अपना खुद का भाषा एवं संस्कृति है, और ये जनजातियाँ ना तो हिंदू है और ना ही ईसाई है। इन सभी तथ्यों के बाद करीब 48 साल बाद 2 मई 1913 को यह डिसीजन लिया जाता है कि इन जनजातियों को इंडियन सक्सेशन एक्ट 1865 के नियम से बाहर रखा जाए। इस कथन को 3 मई 1913 के उस समय के सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट इंडिया W.S. मॉरिस पब्लिश करते हैं शिमला से। इस पत्र में यह लिखा हुआ है, द गैजेट ऑफ इंडिया मई 3, 1913, नंबर 550. Whereas the tribes known as the Mundas, Oraons, Santals, Hos, Bhumis, Khadiyas, Ghasis, Gonds, Kans, Kodwas, Kudmis, Malsuryas and Pans dwelling in the province of Bihar and Odisha have customary rules of succession and inheritance incompatible with the provisions of Indian Succession Act 1865. मतलब यह है कि ये सारी 13 जनजातियाँ जिनमें अपना उत्तराधिकार एवं संपत्ति के नियम अलग अलग हैं, कि इनके पास कस्टमरी रूल्स है, तो हम इनके ऊपर इंडियन सक्सेशन एक्ट लागू कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि ये हिंदू है ही नहीं। इट इज़ इनएक्सपीडिएंट टू अप्लाई द प्रोविज़न ऑफ दिस एक्ट। ये बहुत गलत होगा इनके साथ, इन 13 जनजातियों के साथ, अगर ये इंडियन सक्सेशन एक्ट इनके ऊपर लागू कर दिया जाए। तो इसीलिए फिर इनको एग्जैम्प्ट किया जाता है। यहाँ पे लिख रहे हैं, द गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल इज प्लीज टू एग्जैम्प्ट ऑल द 13 जनजातिज। मतलब यह है कि इन 13 जनजातियों को अलग रखा जाए
इंडियन सक्सेशन एक्ट में इनको रखा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि इनके पास खुद का परंपरागत नियम है। इतनी दूर तक देख चुके हैं तो और एक तथ्य सुन लीजिए कि सरकारी आदिवासी एक सवाल करते हैं कि कुर्मी समाज 1950 में विरोध क्यों नहीं किया। अरे उसका जवाब एक ही है कि उस समय के लोग, उस समय के कुर्मी समाज ना तो उतना ज़्यादा पढ़ा लिखा था और ना ही अब है। संघर्ष तो 1980 में आज़ादी के बाद शुरू हुआ, जब समाज के पहली पीढ़ी ने आज़ादी के बाद जब कुछ लोग समझदार हुए, पढ़े लिखे हुए, तो उनको ये सारे दस्तावेज मिले जिनमें लिखा है कि कुर्मी भी एक आदिवासी था, पर 1950 में इनको बाहर निकाल दिया जाता है। और इसी चीज़ को वो फिर अपने समाज को जागरूक करने के लिए और आगे बढ़ाते हैं। वर्तमान में जितने ज़्यादा लोग जागरूक हो रहे हैं उतने ज़्यादा संघर्ष बढ़ रहा है और ये जरूरी भी है। 1980 में जो कुछ समझदार व्यक्ति हुए उनमें से थे केशव टिडुआर बाघमुंडी से, वसंत बंसुआर तमाड़ से, ठाकुर दास महतो IAS पटना से रह चुके थे, एवं लक्ष्मीकांत मुत्रुआर बोकारो से, और भी न जाने बहुत सारे कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया है उनके खिलाफ। 1950 में जागरूक नेता सामने आए ताकि लोगों को पता चले कि उनके साथ गलत हुआ है। सुनिए एडवोकेट ऑफ कुर्मी समाज अखिलेश श्रीवास्तव क्या कहते हैं इसके ऊपर। राज्य सरकार ने एक प्रस्ताव देके वापस ले लिया और कहा कि इस पर विचार करने की जरूरत नहीं है। यानी कि वो दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि हम लोग कुर्मियों को आदिवासी का दर्जा नहीं देंगे। अब मंत्री ने क्या कहा कि राज्य सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन बंगाल सरकार ने तो आपको दिया है, क्यों नहीं एक्सेप्ट किया? फर्जी बात क्यों करते हो? बेवकूफ क्यों बनाते हो लोगों को? सारे लोग बेवकूफ हैं क्या इस देश में? कुछ समझते नहीं है, कुछ पढ़ते नहीं है। बंगाल की सरकार ने जो रिपोर्ट दिया वो तो ये फेवर में है ना। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इसके बेसिस पे हम मानते हैं कि ये कुर्मी जो है आदिवासी हैं। दिल्ली में बैठ के तो कुछ नहीं कहते हैं कि बंगाल सरकार का प्रस्ताव है उसको हम रिजेक्ट कर दिए, और प्रभात खबर में जाके बोलते हैं कि झारखंड में जो मुख्यमंत्री है उन्होंने एक प्रस्ताव दिया था और वापस ले लिया, कहा कि इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। अरे किसको बेवकूफ बनाते हो यार? तुम जो कंसल्टेशन किए राज प्रमुखों से या गवर्नरों से या राज्य सरकारों से या किसी से भी, तुम वो कंसल्टेशन हमको बता दो ना। केंद्र सरकार ने कोई कंसल्टेशन ही नहीं किया, एक दस्तावेज इनके पास नहीं है। ये सारा फर्जीवाड़ा है और ये सारे इनके मंत्री जो बोल रहे हैं ये सब झूठ बोल रहे हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत कहा है कि किसी भी आदिवासी के पास 1950 से पहले का कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसके आधार पर वो साबित कर सकते हैं कि वो आदिवासी हैं, तो उनको बेदखल नहीं किया जा सकता है। तो हमने कहा 1913 का दस्तावेज है, 1931 का दस्तावेज है, अंग्रेजों का दस्तावेज है,